के जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो बहुत सारे उपाय करता है। कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास, और उनको बताते हैं कि देखिए जरा हमारी कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर उनको वहां बताया जाता है कि भाई आपके ये ग्रह दोष हैं और इन ग्रह दोषों के निवारण के लिए आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, ये वाली अंगूठी पहननी पड़ेगी, ये स्टोन धारण करना पड़ेगा, घोड़े की नाल पहननी पड़ेगी। अब इंसान वो सब कर लेगा, पूजा करवा लेगा, अंगूठी पहन लेगा, लेकिन इस बात पर कभी विचार नहीं करेगा कि यार ये जो ग्रह दोष हैं या ये जो ग्रह मुझसे नाराज है इसके पीछे का कारण क्या है। जो ग्रह दोष होते हैं वो हमारी छोटी छोटी गलत आदतों की वजह से होते हैं, जिनके ऊपर हम कभी ध्यान देते नहीं। हमको लगता है कि तो ऐसे ये सब लोग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, सभी तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो सब भुगत रहे हैं। वो सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अपने पिताजी से ठीक से बात नहीं करते, पिताजी का सम्मान नहीं करते, पिताजी की सेवा नहीं करते, आपका सूर्य कमजोर हो जाएगा, आपको ख्याति नहीं मिलेगी, आप काम बहुत करेंगे लेकिन उसका वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी अपनी मम्मी से बनती नहीं है, ठीक से उससे बात नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। आपके जीवन में हमेशा सब कुछ आपके पास होते हुए भी नकारात्मक विचार आएंगे। आप अपनी पत्नी से ठीक से बात नहीं करते, पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते, पत्नी को कुछ भी बोल देते हैं या कुछ समझते नहीं है, या आप अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करते, पति को कुछ समझते नहीं है, शुक्र नाराज हो जाएगा। काम बहुत करेंगे, पैसे की दिक्कत आएगी, पैसा कोई लेके जाएगा तो वो वापस ही नहीं देगा, या पैसे के ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आते रहेंगे। जब आप गाली गलौज करते हैं, आप अपने जो भगवान ने आपको वाणी दी है, जब आप गाली गलौज करते हैं तो आपका गुरु खराब हो जाता है। जब आप किसी की निंदा करते हैं, मुंह से अगर आप कुछ भी गलत बोलेंगे आपका गुरु खराब हो जाएगा। गुरु कारक होता है ज्ञान का और धन का। मतलब ऐसे लोगों के पास ज्ञान बहुत होता है लेकिन उससे वो धन नहीं कमा पाते या उसका वो कहीं उपयोग ही नहीं कर पाते। होता बहुत है, आता बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि जो इंसान निंदा करता रहता है हमेशा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, रिश्तेदारों की निंदा, तो ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 10 बजे, सूर्य खराब। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती है हमारी जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और जिस वजह से हमारे सारे ग्रह नाराज हो जाते हैं और जीवन में केवल समस्याएं, हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह आपका कोई ना कोई काम अटकता जाएगा और आपको लगेगा मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत कौन बनाते हैं? किस्मत हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। अब जो व्यक्ति गलत कर्म करते हैं, शनि खराब, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। जब आप गलत कर्म करोगे तो उनको गलत फल देना पड़ेगा, वो भी मजबूर है, वो भी क्या करेंगे। तो जब ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, हर एक इंसान करता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, गाली गलौज उनको लगता है इट्स वेरी नॉर्मल, उनको लगता है क्या दिक्कत है, किसी से फोन पे बात करेंगे तो गाली से शुरू करेंगे, बीच में 4 गालियां, फिर गाली पे खत्म करेंगे। उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है। वाणी से आप जो भी नेगेटिव शब्द बोलेंगे उसका इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा, आपके पैसे पे पड़ेगा, आपकी समृद्धि पे पड़ेगा। तो इसलिए केवल ये मत चेक करिए कि मेरे कौन से ग्रह दोष है, कौन सी पूजा करानी है। उन ग्रह दोषों को आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूजाएं जीवन भर चलती रहेगी। जीवन भर आप सारे स्टोन धारण कर लो, सारे जितने भी घोड़े हैं सबकी नाल पहन लो, कुछ नहीं होना जाना है जब तक इंसान अपनी आदतें नहीं सुधारता है। रेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है तो फिर उनको हो रहा था याडा याडा, आगे बोल वंचत। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही है। फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली। एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती है जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे ये सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी। वक्त बिताओ, क्योंकि जब आपको को महसूस होगा कि यार बाकी सारे लोग मेरे से अक्लमंद है यार, तो आप सीखोगे जी। और अगर गधों को अपने साथ रखोगे तो जो आपकी नॉलेज है वही आपकी नॉलेज है, आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं, उल्टा ये आपको नीचे खींच लेगी, यू नो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट वक्त बिताओ, क्योंकि जब आपको को महसूस होगा कि यार बाकी सारे लोग मेरे से अक्लमंद है यार, तो आप सीखोगे जी। और अगर गधों को अपने साथ रखोगे तो जो आपकी नॉलेज है वही आपकी नॉलेज है, आप कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे नहीं, उल्टा ये आपको नीचे खींच लेगी, यू नो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट। इनका विरोध करने के बाद भी रिलीजन चाहिए, ऐसा क्यों मेरी समझ में नहीं आता। तुम खुद कहते हो ना कि मेरे को ये सब पसंद नहीं, आता नहीं,
बहन की गालियाँ देनी है भर भर के, लेकिन खुद रिलीजन चाहिए, ये बात तो मैं खुद भी एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इस चीज़ की, जो ये खुद कर रहा है उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ पता है ना क्या होता है? जैसे कि 4 चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म में, ठीक है? सत्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के इन बेसिस ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम, जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे उससे पहले सिस्टम होता था जिसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ होता था, मुझे याद है मैं वीडियो देख रहा था अमोघ लीला प्रभु का, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि वानप्रस्थ जो है कलयुग में धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। वानप्रस्थ ये होता है कि चलो अब हमने 50 साल निकाल लिए, हमारे बच्चे हो गए, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, चलो अब जंगल चलते हैं। तो बेसिकली अमोघ लीला प्रभु ने ये बोला था। पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही करते थे, जंगल चले जाया करते थे। पहले गुरुकुल में पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे करे, गुरुकुल से छूटे, उसके बाद अपना घर गृहस्थी वगैरह देखा, 50 की उम्र में एक आइसोलेटेड एरिया में चले गए जंगल में, शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर। तो ये जो अल्फ़ा मेल है ये वानप्रस्थ का ही इज़ प्रैक्टिसिंग वानप्रस्थ, क्योंकि इसकी उम्र वानप्रस्थ की हो गई है। उन्हें क्या ज़रूरत है अच्छा खासा धंधा काम पानी छोड़ के वहाँ जा कर के किसी आइसोलेटेड एरिया में जाने के लिए? नहीं, मैं देखता हूँ ना, तो अब तुम काउंटर में कह सकते हो, मैं देखता हूँ ना अपने गली मोहल्ले के अंकल को, कितने अच्छे हैं, 40 साल के हो गए, रोज़ सुबह जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए। ऐसा खूब होता है। ये जितने मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं ना, इन्होंने ऋषिकेश वगैरह में फ्लैट लेने शुरू कर दिए। तो तुम्हारे जो रिटायर्ड चाचू हैं वो दोस्तों के साथ हैंग आउट क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। ऐसा खूब होता है कि ऋषिकेश है, कोई जगह है, मतलब मैं जानता नहीं, कोई पहाड़ी जितने भी एरिया हैं यहाँ पे लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया, प्लॉट लेना शुरू कर दिया और यहाँ पे बंगला कोठी बनाना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे का जो आंसर है ये कोई देता नहीं है। नहीं, कहते हैं ना हम घूमने जा रहे हैं पहाड़ों पे, क्यों? जस्ट फॉर अ चेंज। अरे चेंज घूमने जा रहे हो वो समझ में आ जाता है, हवा पानी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा क्या कंफर्ट है जो तुमको, आपको घूमने जाना है कहीं भी जाओ, भारत एक देश है, कहीं भी ट्रैवल कर लेना चाहिए। ऑल थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज, ये चेंज की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मोनोटोनस लाइफ है, बोरिंग रूटीन है, तो उससे चेंज के लिए हम कई बार घूमने के लिए किसी शांत वातावरण में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, अपने काम घटिया पकड़ रखा है, आप भी इस बात को मानते हैं, पर चलो कोई नहीं। पर वहाँ पे घर लेने का क्या मतलब है? क्योंकि उन लोगों की रिटायरमेंट की एज आ गई है एंड दे वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। तो इसीलिए ऋषिकेश और ये उत्तराखंड, यहाँ पे इन्होंने फ्लैटें, बंगले, कोठी जो भी है वो उनके लिए ज़मीनें लेना शुरू कर दिया। वो क्या करेंगे? उसका पैसा कहाँ से यार? घर, जिस घर में रह रहे उसको बेच के वहाँ रहेंगे। ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग ऐसी है। मेरा क्राइटेरिया सिर्फ रिलीजन फिगर की बातों को मानने का एक ही है कि अगर कोई रिलीजियस फिगर को इस बात को कहता है और उसकी बात ह्यूमन साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस के साथ अलाइन कर जाती है, तो इन दैट केस मैं उस चीज़ का पालन करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। वरना मैं उसको कहानी की तरह देखता हूँ। और उसके अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया, पहली बात तो रिलीजन का पालन करने के अलावा कोई और होता नहीं है। शांति, वैराग्य मतलब सुख, शांति, तो ये सब इसको क्यों चाहिए? तो सिटी लाइफ में रहे, करोड़ों कमाए, इसको क्या ज़रूरत है? तो अपनी ऑडियंस को बिट्रे कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि जाओ करोड़पति कमाओगी, इससे डरना नहीं, डोंट बी स्केयर्ड टू मेक एनिमीज, और खुद साला वहाँ जा करके एक आइसोलेटेड एरिया में जा करके मस्त अपनी बीवी बच्चों के साथ जा करके ऐश कर रहा है। तो मेरा प्यारा सवाल है लवली कि तुम तो खुद ही उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तुम शहर में जा करके मटेरियल पोजीशन हासिल करो ना। क्या ज़रूरत है जा कर के सुख शांति का अनुभव करने के लिए पहाड़ों में नदी किनारे बैठने की? क्या ज़रूरत है सब चीज़ों की? तुम तो करोड़पति हो ना, पैसा सब कुछ होता है, तो वहाँ जाओ ना, यहाँ क्या करने चले जाते हो? सोलो ट्रिप मारना और ये आइसोलेशन में जाना, ये क्या नया फैशन है? अध्यात्म चूतिया चीज़ है, पर अध्यात्म जो चीज़ें करने के लिए कहता है वो सब करनी है हमें। गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी पे चलना है हमें। इनडायरेक्टली तुम्हें खुद भी पैसे कमाना चाहिए, तुम्हें तो खुद पैसे के पीछे पागल होना चाहिए। क्या ज़रूरत है तुमको जंगल में जाने की? क्या ज़रूरत है तुमको ब्रेक लेने की? अगर अपनी मनमर्जी का काम करा है, सवाल यही है, और तुम उसमें सफल भी हुए हो और अपनी इंडस्ट्री में टॉप भी जाते हो, तो क्या ज़रूरत है ब्रेक लेने की? क्या ज़रूरत है रूटीन लाइफ से बार बार अलग ट्रैवल करने की? क्या ज़रूरत है किसी ऐसी जगह जाने की जहाँ नेचर होता है, जंगल में जाने की? वानप्रस्थ में वही तो कर रहा है ये पहाड़ी इलाके में जा रहा है। पहाड़ में जंगल नहीं होते। गौतम बुद्ध ने जब वैराग्य लिया था तो क्या 5 स्टार होटल में रुके थे? वो जंगल में चले गए थे, बीच जंगल में। पहले शहर होता था, शहर जंगल के बीच में होता था, तो गौतम बुद्ध वहाँ चले गए। तो अकेले में क्या बात करता है? कुछ नहीं। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, पढ़ क्यों नहीं रहा? पढ़ रहा हूँ। हाँ मत क्या करो, नहीं पढ़ना होना जब कह दिया। क्या है ज़रूरत, क्या है कि बुढ़ापे में वैराग्य करने की, या बुढ़ापे में वैराग्य मुझे हो रहा है,
ये गौतम बुद्ध तो चलो जंगल में चले गए थे, इसे क्या ज़रूरत है, ये तो करोड़ों कमाता है। ये तो अच्छे से 4 से 5 BHK के मकान में रहता है, 10,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है, और वो भी बॉम्बे जैसे शहर में। क्या ज़रूरत है इसे जंगल के बीच में प्रकृति की गोद में जा कर के, जहाँ नदी बह रही है वहाँ पे शांति से मेडिटेशन करने की, योगा सीखने की, और लोगों को बोलने की कि अपने ऑडियंस को बोलने के लिए कि भाई लोगों पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। मतलब मुझे तो कुछ भी सिमिलैरिटी लगनी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब रिलीजन चूतिया चीज़ है, पर हमको वैराग्य बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बात हुई, कमाए अच्छा खाए, अच्छा खाना खाए, पैसे कमाए, जैसे बाकी एथीस्ट लोग करते हैं। एथीस्ट लोग यही तो करते हैं, दे अर्न वेल, दे लिव हैप्पीली, एंड देन दे सारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद शहर में पड़े रहते हैं अपने बड़े से मकान में। तो ऐसे अपने शहर के बड़े से मकान में रिटायर होके क्यों नहीं पड़ा रहता? इसको ब्रेक क्यों लेना है? इसको इसलिए ब्रेक लेना है क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें करनी है, पर रिलीजन चूतिया चीज़ है। ये अल्फा मेल की सोच है और कुछ नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमको करनी है, पर रिलीजन चूतिया चीज़ है। हालांकि इस मेरे स्टेटमेंट में कोई सेंस नहीं बनती है, तो अल्फा मेल की ज़िंदगी में कहाँ कुछ सेंस बनती है? सीधी बात है, तू अपने 4 से 5 BHK के मकान में पड़ा रहे, क्या ज़रूरत है तेरे को शांति में जाने की? नदी बह रही है और तू एक जंगल के बीचों बीच, एक होटल है तेरा, तू वहाँ पे है जहाँ आगे पहाड़ है, पीछे पहाड़ है और बीच में जंगल है। हाँ मतलब गौतम बुद्ध तो जंगल नहीं गए होंगे, तो 5 स्टार होटल में गए थे वैराग्य के बाद, है ना। ये सब नाटकबाजी हैं, ये सब वैराग्य की चीज़ें हैं, या ये वानप्रस्थ प्रैक्टिस कर रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। जो एथीस्ट लोग होते हैं, जो लो IQ एथीस्ट लोग होते हैं, वो ये कहते हैं वी वांट अ चेंज, एंड थ्रू चेंज द इन्वायरमेंट वी वांट टू एक्सप्लोर। नहीं, कुछ लोग तो होता है जो सिर्फ घूमने के चक्कर में मंदिर चले जाते हैं, रील बनाने के चक्कर में, भगवान से लेना देना नहीं, उनको हमने माफ़ कर दिया। कुछ लोग हैं जो भगवान में मानते नहीं, उनको भी हमने माफ़ कर दिया। लेकिन जो अव्वल दर्जे का गवार होता है ना, वो ऐसे होते हैं। हमको हवा पानी बदलना था, वी वांटेड टू चेंज फ्रॉम अ बोरिंग मोनोटोनस हेक्टिक लाइफ दैट वी लिव इन द मेन सिटी। बहुत स्ट्रेस है और 2-4 साल में रिटायरमेंट भी हो जाएगा, तो वी वांट टू वो यही है, वो वानप्रस्थ वाली कैटेगरी है, वो वैराग्य वाली कैटेगरी है। पर वो मानता नहीं उस चीज़ को, क्योंकि अब उस चीज़ की महत्व रहा नहीं है इंडिया में। जो तुम कहते हो ना, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडियन यही था। 50 साल की उम्र में लोग अपने आप को आइसोलेट कर लिया करते थे समाज से, ताकि थोड़ा समय खुद को दे सके, थोड़ा समय आत्मा की जागृति पे अपनी दे सके, थोड़ा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दे सके। इसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस घटिया लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस एकदम बेकार एकदम अच्छी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। इसको रिलीजियस प्रैक्टिसेस एकदम बढ़िया लगते हैं, इसको रिलीजन चूतिया लगता है। कोई इसको बताओ योगा मेडिटेशन, बेसिकली इन अ नटशेल ही इज़ प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज्म, बट ही इज़ टेलिंग इज़ मेकिंग अ इमोशनल फूल ऑफ हिज ऑडियंस एंड ब्लैकमेलिंग देम इनटू बिलीविंग कि रिलीजन बेकार चीज़ है और आपकी दिमाग को कमज़ोर करता है, बस, और कुछ नहीं। और उसके चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों का नाम ले लेगा जिनका रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप अभी जहाँ तक बात है ना खाने पीने की, ये नवरात्रे में व्रत और ये फास्टिंग को लेके जो कैलोरीज लोग इतनी खा जाते हैं, अभी ChatGPT खोलो और जो भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है रिलीजन के अगेंस्ट, वो टाइप करो कि शुद्ध आहार कैसा होना चाहिए, खाने वेद शास्त्रों के हिसाब से या बुद्धिज़्म के हिसाब से शास्त्रों में क्या आहार लेना चाहिए, वो है असली रिलीजन। अब तुम मेरे से अगर ये बहस करने लग जाओगे ना, ये बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है इंडिया में। रावण जला देना, दिए जला देना, दिवाली पे पटाखे फोड़ना, होली पे लड़कियों को मोलेस्ट कर देना, प्रसाद खा लेना जिससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बनती हैं, बस यही सब करता है। और इसने खुद व्यभिचार करा है, जो रिलीजन के नज़रों में पाप है। रिलीजन में व्यभिचार को पाप माना जाता है, तो ये खुद करता है, ये खुद प्रैक्टिस करता है इन चीज़ों को। तो रिलीजन में तो साफ साफ लिखा है ये सब चीज़ें पाप है। तो मिस्टेक सुधारने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, खुद से माफ़ी मांगने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट आउट द गिल्ट जो उसने अपोजिट सेक्स के साथ या वुमेन के साथ करा है, क्योंकि ही इज़ स्लीपिंग माइंडलेसली विद वुमेन, ठीक है। और इसके लिए तो बोल देना बहुत आसान है लोगों को, इसके लिए तो ज्ञान देना बहुत आसान है, अंगूर खट्टे हैं, इसकी ऑडियंस जन्म से सिंगल, भाव हमें कोई देता नहीं, हम इसको तो रोज़ ही सेक्स मिल रहा है। जिनकी नसीब में हुदाई नहीं होती वो असली प्यार की बातें करने लगते हैं। समीर फुद्दी का डायलॉग है ना, इसका तो उल्टा चल रहा है, ये दिन रात ही हुदाई करता रहता है। तो इसीलिए इसके लिए तो बहुत आसान है बोल देना प्यार व्यार सब चूतिया चीज़ है, कुतिया चीज़ है, ठोको पीटो और खिसको। जाहिर सी बात है ना, इसको ठोकने के लिए को मिल रहा है, तो बस फिर इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है जो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। इट्स नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट कि जिस होटल में रह रहा है वो भी जंगल के बीचों बीच ही है। आगे पहाड़, पीछे पहाड़, पहाड़ पे क्या सोना चांदी थोड़ी उगता है, पहाड़ क्या है। पहाड़ पे या तो बर्फ़ होती है, और बर्फ़ नहीं होती तो जंगल वनस्पतियाँ उगती रहती है पहाड़ में, तो ये नेचर के बीच में रह रहा है। तो आर यू डम इनफ टू नॉट रियलाइज व्हाट इज़ ही डूइंग, एंड ही इज़ लेक्चरिंग पीपल अबाउट पीस एंड
तू पीस पे लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो पहाड़ पे रह के आदमी पीस नहीं प्राप्त करता। गौतम बुद्ध को पहाड़ों पे शांति का अनुभव नहीं हुआ होगा। गौतम बुद्ध ने मोक्ष क्या मतलब क्या डिस्को में जा कर के मिला था? डिस्को में जाके मिला होगा ना। पहाड़ों पे मिला, पहाड़ों पे शांति नहीं होती, पहाड़ों पे वनस्पति नहीं होती। तो पहाड़ों पे जिस इन्वायरमेंट में गौतम बुद्ध को मोक्ष मिला था उसी इन्वायरमेंट में ये रह रहा है जा कर के। नहीं मतलब ठीक है, चलो गौतम बुद्ध वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा, पर एक शांत वातावरण में जाकर के भाई साहब को अपने अंदर की चेतना का उद्धार करना है, दैट्स ऑल। होंगे जो आएंगे मुझे गालियाँ देने के लिए, कहेंगे कि तुमको तो वानप्रस्थ का मतलब भी नहीं पता। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है बताता हूँ। ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम मटेरियल लाइफ तुम बात कर रहे हो, जिसकी 50 to 75 के एज के बीच में होता है। वन मतलब जंगल, प्रस्थ मतलब आगे बढ़ना। वन मतलब जंगल जो यहाँ सिंबॉलिक है, प्रस्थ मतलब आगे बढ़ना। एक्चुअल जंगल जाना ज़रूरी नहीं है। काम, घर के कामों से धीरे धीरे हटना, बच्चों को जिम्मेदारी देना, ध्यान सेवा करना, अटैचमेंट कम करना, इनर लाइफ पे फोकस करना। ट्रांजिशन फेज़ होता है गृहस्थ से संन्यास को लेकर के। और संन्यास आश्रम आपको पता ही है, टोटल ख़त्म जब हो जाता है उम्र 75+, जब वैराग्य आ जाए, काम सब त्याग, नाम रूप रिश्तों से परे सिर्फ मोक्ष का लक्ष्य, मोक्ष लिबरेशन गोल होता है। ठीक है, अब समझ में आया। वानप्रस्थ में छोड़ना सीखना होता है। तो बेसिकली ये वानप्रस्थी तो प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तुमको नहीं पता, तुम गलत गधे हो, वो थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो चिल कर रहा है। चिल नहीं कर रहा है, ध्यान से देख वानप्रस्थ में क्या लिखा है। देख इसमें गोल क्या होता है, घर के कामों से धीरे धीरे हटना, बच्चों को जिम्मेदारी देना। इसके बच्चे छोटे हैं अल्फ़ा मेल के, तो अभी 9 साल के बच्चे को तू कंपनी में बैठा देगा कि जा कोडिंग कर। वानप्रस्थ तो उन लोगों के लिए होता है जिनके बच्चे जॉब कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट की एज में जा रहे हैं। ही इज़ 47 ईयर्स ओल्ड। तो 47 में तो आदमी रिटायरमेंट का धीरे धीरे सोचना शुरू कर देता है। 45, 47 जितने का भी है, और इसने काम अगर शुरू करा है काफ़ी कम एज में, अगर इसने काम करना शुरू कर दिया, लेट्स सपोज ही 18 साल की उम्र से कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना यार, अगर आप 30-40 साल अब कंपनी में दे दोगे, आप रिटायरमेंट का नहीं सोचोगे। अगर आप 30 साल काम करोगे कि अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कुत्ते की तरह घिस रहे हैं अपने आप को, न्यू ईयर पे छुट्टियां नहीं मनाते आप। बच्चे छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि वो माइनर हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कंपनी में नहीं रखा जा सकता ना। तो बेसिकली प्रैक्टिसिंग वानप्रस्थ ओनली। जिम्मेदारियों से हटना, घर के कामों से धीरे धीरे हटना। इसने अपने घर में जाहिर सी बात है करोड़पति है तो मेड लगवाई होगी, और जाहिर सी बात है होटल में रह रहा है भूटान में, तो सारा काम तो वहाँ खुद से ही कर दिया जाता है। बच्चों को जिम्मेदारी देना वो दे नहीं सकता। और अध्ययन, ध्यान और सेवा करना, तो अध्ययन तो ये करता ही रहता है, सेल्फ हेल्प की बुक्स अल्फ़ा मेल पढ़ता ही रहता है। ध्यान तो मोनास्ट्री में सीख ही रहा है, और सेवा तो करता ही रहता है लोगों की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में डोनेशन या ऑर्फन्स की हेल्प तो करता ही रहता है। तो फिर इसमें ऐसा क्या है? अगर यही है ना कि 16-17 साल से काम कर रहे तो 45 में है, तो वानप्रस्थ कैसे हो सकता है? अरे भैया काम 17 साल से कर रहे हो, ऑर्फन्स के लिए वो हेल्प करता रहता है, तो इनडायरेक्टली जाहिर सी बात है ना उसका इंक्लिनेशन, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको और उसको और वानप्रस्थ में समझ में आ जाएगी। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये लोगों को ये ना बोले कि रिलीजन चूतिया चीज़ है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, हरकतें सारी वानप्रस्थ वाली हैं। पता है कि नौकरी छोड़ के पीपीएफ मिलेगा, इसके चक्कर में नौकरी छोड़ते नहीं, अर्ली रिटायरमेंट लेनी नहीं है। ठीक है, उनकी बात अपने आप में सही भी है, बिकॉज वांट अ फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ, क्योंकि बच्चों की इवेंचुअली शादी भी करवानी है और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और बच्चे ने अभी नया कमाना ही शुरू किया है, 20-25 साल का हुआ है, उसमें मास्टर्स करके आया, अपनी जो कुछ भी है उसने नया कंपनी में जॉब करा है और उसकी अपनी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो वो तो यहाँ तक तो मैं समझ गया, लेकिन उसके बाद का क्या, ये भी तो देखो ना। यू बेसिकली ही वॉन्ट्स, आज की जनरेशन का बहुत कूल है। पहले तो कहते हैं दोस्त सांप होते हैं, पहले तो कहते हैं कि आई नीड आइसोलेशन, आई नीड प्राइवेसी, इसीलिए मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो रिलीजन भी तो यही कहता है। गौतम बुद्ध ने जब मोक्ष प्राप्त करा था, महावीर ने जब करा था, तो क्या पब्लिक प्लेस में मोक्ष मिला था क्या उनको? एकांत में नहीं मिला था मोक्ष उनको। उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप को वो नहीं दिया था, नहीं मुझे तो मटेरियल सक्सेस चाहिए ना। अच्छा ठीक है मेरे बाप, मटेरियल सक्सेस के अलावा तुझे आइसोलेशन तो चाहिए ना। तो आइसोलेशन की बात तो लिखी हुई है धर्म में, और बुद्धिज़्म कैन बी एसोसिएटेड एज अ फिलोसफी एज वेल। भगवान राम ने वनवास नहीं लिया था 14 वर्ष का, तो फिर सिमिलैरिटीज सारी उसकी वही हैं, पर वो बताना नहीं चाहता, वो एडमिट नहीं करना चाहता कि रिलीजन ठीक है, क्योंकि रिलीजन में ही ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वानप्रस्थ, ये घर छोड़ करके चले जाना, अपने आप को मटेरियल लाइफ से डिटैच करके प्रकृति की गोद में जा करके शांति का अनुभव करना, मटेरियल लाइफ से अपने आप को डिटैच करना, थोड़ा बच्चों से अलग होना, खुद को थोड़ा मी टाइम देना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर, रियलाइजिंग द फैक्ट, थोड़ा अपने आप को डिटैच करना, ये सब चीज़ें धर्म में ही होती हैं, ये और कहीं नहीं मिलेंगी।
नॉर्मल आदमी होंगे पागल हो गया क्या, ऑफिस आ जा, काहे को जबरदस्ती छुट्टी लेके जा रहा है, वापस आकर तेरे पे वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा, ऊपर से जल्दी रिटायरमेंट मत ले, पीपीएफ का पैसा मिल जाएगा, थोड़ी देर और रुक जा 5-6 साल। अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, बॉस की चाट ले, प्रमोशन दे देगा। हाँ, अरे एसआईपी में पैसा डाला क्या, अरे एफडी मैच्योर हो जाएगी तेरी, यार क्या कर रहा है, छोड़ना ज़बरदस्ती, फालतू में टैक्स बच रहा है, एक काम कर जॉइंट अकाउंट खुलवा ले अपने बच्चे के साथ मिलके, और थोड़ा पैसा उसके अकाउंट में डालता रहता है, टैक्स भी नहीं कटेगा। मैं अपने सीए से बात करता हूँ फटाफट। नॉर्मल आदमी तो ऐसी बात करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर कोई रिलीजियस आदमी नहीं है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है या उसका मॉरल है ही नहीं, मॉरलिटी है ही नहीं उसके अंदर, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं, क्योंकि ये खुद का इसने, मैं ऑर्फन्स के लिए बहुत कुछ करता हूँ, तो यज्ञ दान धर्म, दान इम्पोर्टेंस है रिलीजन में, अगर ऑर्फन्स के लिए कुछ करता है तो दान धर्म इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औरत चूतिया चीज़ है, पर औरत के शरीर से निकला हुआ बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे फालतू की गाली देने के लिए बोलेंगे ना, अरे भैया तुमको अक्ल नहीं है क्या, वानप्रस्थ में तो सब कुछ छोड़ देते हैं। बेटा छोड़ तुम उतना ही सकते हो जितना अलाउड है। गौतम बुद्ध ने जब वैराग्य लिया था तो आज से 10-15 दिन पहले नहीं लिया था, बहुत साल पहले लिया था। महावीर ने भी जब लिया था तो बहुत साल पहले लिया था, और जैनों के 24 तीर्थंकरों ने जब लिया था तो बहुत साल पहले लिया था। तुम छोड़ उतना ही सकते हो जितना अलाउड होता है। उस टाइम पे तो कोई मॉडर्न फैसिलिटी, कोई ओयो नहीं, कुछ होटल वोटल नहीं, कुछ जेप्टो डिलीवरी वगैरह, स्विगी जोमेटो, इंटरनेट वाईफाई वगैरह कुछ नहीं था जब उन्होंने तब संन्यास लिया था। अगर हम उनकी बात भी करें, हम करें, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी वो गृहस्थ में रह करके संन्यास करते थे, लेकिन उनके बच्चे बाबा श्री चंद जी वो तो जंगल में चले गए थे काफ़ी कम उम्र में, तो गृहस्थ में रह करके इन्होंने अपने दायित्व निभाए थे। और ये फैक्ट है, अगर आप सिखों का इतिहास भी पढ़ेंगे तो मुझे इतना याद है गुरु नानक देव जी ने काफ़ी टाइम तक जॉब करी थी। वो मसाले का कुछ धंधा करते थे। एक राजा था, उसके यहाँ पे कुछ आटा दाल कुछ चक्की थी, आटा चक्की थी शायद, गुरु नानक देव जी वहाँ काम करते थे। 30 की उम्र तक तो था, और तब तक उनके 2 बच्चे भी हो गए थे, तो जिम्मेदारियाँ उन पर भी थी। ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड। वो टीनेजर रहे होंगे जब गुरु नानक देव जी का शादी हुआ था, जितना मेरे को पता है। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने गुरु प्रसाद करके चैनल है, मैंने उसको देखा था, उससे याद है मुझे। और पहली बात तो ये कि आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि चड्डी बनियान उतार के, कपड़े उतार के सीधा जंगल में चले गए। वो मटेरियली अपने आप को आइसोलेट नहीं कर पा रहा, पर वो लोकेशन वाइज अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। मटेरियल लेवल पे वो नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे जगह जगह होटल बने हुए हैं। आइसोलेट करोगे तो देखो, आइसोलेट वो एनवायरनमेंट के बेसिस पे कर पा रहा है, मटेरियलिज्म के बेसिस पे नहीं कर पा रहा है। मेरा उनको स्टैंडर्ड रिप्लाई यही है। अब पता है कि स्काई स्क्रैपर्स के बीच में इतने साल रहे, धुक्कम धुक्की भांग भूसा ट्रैफिक पै, उससे हट करके अगर वो जंगल में जा रहा है तो एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपने आप को आइसोलेट कर रहा है और एनवायरनमेंट को बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो बस यही है। और इसी बात का वो होटल वाले उससे पैसा ले रहे हैं, भले वो 5 स्टार होटल में रुक रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट वाइज उसने अपने आप को आइसोलेट करा ना शहर से। एनवायरनमेंट उसने चेंज कर दी, एनवायरनमेंट में वो डिटैच हो गया। उसके घर के आसपास का जो व्यू है, जो माहौल है, उसी का होटल वाले पैसा ले रहे हैं, और उसी के बेसिस पे ही उसने वैसा वाला होटल उस स्पेसिफिक जगह पे लिया है। ही इज़ बेसिकली डिटैच फ्रॉम द माहौल जो शहर का होता है, भाग दौड़ भरा वाला। तो उसने उससे अपने आप को डिटैच करा है। लेकिन जाहिर सी बात है, कंफर्ट थोड़ा बहुत चाहिए। घास फूस झाड़ी से टट्टी थोड़ी धोएगा रोज सुबह उठ के, कोई पागल है क्या? घास फूस झाड़ी से टट्टी थोड़ी धोएगा। और उसके बच्चे भी 9-10 साल के ही होंगे या 6-7 साल के होंगे, और इतने छोटे बच्चों को कौन जॉब देता है? दिहाड़ी पर थोड़ी लगवाएगा। बच्चों की पढ़ाई रुकवा करके उनको दिहाड़ी पे क्यों लगवाएगा वो? सीरियसली। उसके बच्चे शायद बॉम्बे के बहुत अच्छे स्कूल में कहीं पढ़ रहे होंगे, या फिर किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है ना, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब उनकी नौकरी लगेगी तब तक तो उसको काम करते रहना पड़ेगा। तो डिटैच अभी हो भी नहीं सकता। वर्ड का जो स्तोत्र है वो तो निकलता ही रिलीजन से है। और कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आपको डिटैचमेंट सिखाया जा रहा है? आपको सच में लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर और या फिर एक स्ट्रिप क्लब का ओनर या फिर एक ऐसा आदमी जो शादियाँ कराते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाला, वो आपको बोलेगा डिटैचमेंट सीखिए? डिटैच होने की ज़रूरत तब पता चलती है जब इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। और जो फालतू की चीज़ें जिनके बिना काम चल सकता था लेकिन तुमने ज़बरदस्ती काम चलाया, उनसे तुमको डिटैच होना होता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है। डिटैचमेंट वर्ड ही धार्मिक जगह पे लिखा हुआ है, और इस सब का रिलेशनशिप साइकोलॉजी में क्या है इस सब का मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें धार्मिकता से तो आ रही हैं। डिटैचमेंट ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? बुद्धिज़्म से आ रहा है। गौतम बुद्ध का जंगल चले जाना, महल छोड़ करके, देश भर विदेश में जा कर के धर्म का प्रसार करना। महावीर का भी यही कि कपड़े वगैरह सब छोड़ छाड़ के घूमना। और दिगंबर जैन, दिगंबर मुनि, ये सब डिटैचमेंट के ही तो प्रतीक हैं। डिटैचमेंट वर्ड ही रिलीजन से आता है। तो तुमको डिटैचमेंट चाहिए पर रिलीजन नहीं चाहिए। तो अगर डिटैचमेंट को भी अगर तुमको डेप्थ में स्टडी करना है तो उसके लिए रिलीजियस टेक्स्ट तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि डिटैचमेंट वर्ड का जो ओरिजिन है फ्रॉम
स्टार्टिंग टू एंड जितना वर्ड्स के ज़रिए कॉन्शियसनेस के लेवल पे डेप्थ, मतलब जैसे सागर होता है, सागर जैसे जैसे नीचे जाओ तो गहरा होता चला जाता है ना, कुआं भी, तो वर्ड्स के बेसिस पे डिटैचमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितना भी वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसके लिए तुमको शास्त्रों की, वेद पुराण शास्त्र, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ऋषि मुनियों के टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर तुम वेद शास्त्र पढ़ना भी पढ़ो तो उन लोगों की, जैसे तुमको कबीर, साखी, उपनिषद वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तुमको संत कबीर के दोहे पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि डिटैच आप अपने आप को, खाली ऐसा नहीं होता कि आप जंगल में चले गए और आप डिटैच हो गए, आपको उन पुरानी स्मृतियों से भी डिटैच होना पड़ता है। या तो आप वो खुद काम करते हैं, कोई मंत्र जप करवा लें जिसके ज़रिए सब हो रहा है। वर्ड्स के ज़रिए जितना ज़्यादा डिटैच, मतलब शब्दों की भी एक सीमा होती है ना, शब्दों की भी एक सीमा है, उसके बाद शब्द काम नहीं करते, उसके बाद इमोशंस काम करते हैं। शब्दों के ज़रिए वैराग्य, डिटैचमेंट, वर्ड को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एक्सप्रेस करा है तो रिलीजन नहीं करा है। या साइकोलॉजी भी कुछ कर सकती है, मुझे उसका साइकोलॉजी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जितना मुझे पता है, तो इन ऑर्डर टू बी कम्प्लीटली डिटैच यू हैव टू स्टडी रिलीजन एट सम पॉइंट, बिकॉज स्टार्टिंग से लेके एंड डिटैचमेंट अगर एक किताब है तो पहला चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर, उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फो मिलती है, एक ही चैप्टर है जिसका नाम है डिटैचमेंट, और वो ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसके बारे में जो भी इन्फो मिलती है वो रिलीजियस टेक्स्ट में मिलती है, तो रिलीजन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी पूरी तरीके से उस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। हाँ, वो अलग बात है, आपको हवा पानी या माहौल चेंज करने के लिए अगर जाना है तो ठीक है, कि चलो गए मनाली घूमने, हमें मज़े मारने के लिए दोस्तों के साथ गेड़ी में वो चले गए, कि दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन गया था, चलो भैया कहाँ जाने के लिए गए, नहीं काम करते मनाली चल लेते हैं, चल भगा गाड़ी तू, मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त लोग नहीं करते, कार में बैठ के बढ़ जाते हैं, कार में 6 भर के चले जाते हैं, ट्रिप मार लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम अल्फा मेल के माइंड को डिकोड कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे हम तो रहते हैं मस्त, अपना खाते पीते मस्त कमाते हैं शहरों में, हमारे अंदर डिटैचमेंट नहीं है। भैया तू 40 साल का हो तो जा पहले, तू 45 साल के नहीं, तू 50-55 का हो तब बात करना, अभी थोड़ी बात करेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं तो 15 साल का हूँ, मैंने तो आज तक शुगर बीपी की गोली नहीं खाई। अरे भैया जब होगी तभी खाएगा ना। डिटैचमेंट का ख्याल तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे डिटैचमेंट में इंटरेस्ट है ना, बीइंग एन अल्फा मेल। अब क्या फ़र्क पड़ता है तुम अल्फा मेल हो या नहीं, तो उसको पढ़ने के लिए तो रिलीजियस टेक्स्ट ही खोलने पड़ेंगे। ये क्या बात होती है कि मैं HC वर्मा, ये बिल्कुल ऐसी बात है, मैं बिना स्कूल में एडमिशन लिए टीचर बन सकता हूँ क्या? अरे भाई कैसी बात है, अरे जाना तो पड़ेगा स्कूल में। अब तुमको स्कूल पसंद हो या ना हो, टीचर जब बनना है तो स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे भैया हम रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ते। रिलीजन फॉलो करने को नहीं कह रहा है कोई, उतना पढ़िए जितना आपके काम का है, उसके बाद भूल जाइए। अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें कुंडलिनी जागरण के बारे में लिखा है तो वो भी आप इवेंचुअली पढ़ेंगे। अगर आप डिटैचमेंट सीखना चाहते हैं तो योगा सेंटर में तो यही सिखाते हैं, कुंडलिनी जागरण, और जो भी चीज़ें होती हैं वो सर के ऊपर हाथ वाथ रख देना, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, जेन्युइन, मैं फ्रॉड ढोंगी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें रिलीजन में ही आती हैं भाई। होटल अच्छे खासे तो शहरों में भी होते हैं, अच्छे खासे होटल ओयो में आपको मिल जाएंगे, शहरों में मिल जाएंगे विद टॉप क्लास फैसिलिटीज़ एज वेल। पहाड़ों में जो होटल होते हैं वो वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन पहाड़ों में जाने की क्या ज़रूरत है, होटल तो अच्छे खासे दिल्ली में मिल जाएंगे आपको, बम्बई में मिल जाएंगे, और तो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर जेब में अच्छा पैसा है तो 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। पहाड़ों के बीच में होटल लेने का क्या ज़रूरत है भाई? अब मैं बम्बई में रहता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा क्या कन्वीनियंट होगा, मैं बम्बई के किसी 5 स्टार होटल में चेक इन कर लूँ, ठीक, या फिर मैं किसी मेट्रो सिटी में चला जाऊँ, किसी शहर में चला जाऊँ, बेसिकली सिटी में या टाउन में चला जाऊँ। वाई डू आई वॉन्ट टू गो टू आइसोलेटेड प्लेस, और वहाँ के आइसोलेटेड प्लेस में भी मुझे जा कर के होटल में रहना है, वो भी वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा प्रकृति मेरे आसपास है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि व्हाट, क्या ज़रूरत है? होटल में आप रह लीजिए, मस्त अपना हैंग आउट कर लीजिए। अगर यही है ना कि अरे बॉम्बे में रहता है तो बम्बई के होटल में चेक इन क्यों करेगा, अरे ठीक है दिल्ली टू बॉम्बे आ जाए, या बॉम्बे टू दिल्ली चला जाए, या कहीं और चला जाए किसी मेट्रो सिटी में, वहाँ की किसी होटल में चेक इन कर ले, वो जगह घूम ले। ये पहाड़ों पे जाना और ये डिटैचमेंट की बात करना और ये जंगल के बीच में होटल और वहाँ जा कर के नेचर को एक्सप्लोर करने का क्या फेटिश है उस अल्फा मेल के अंदर? ये करने की क्या ज़रूरत है? इट क्लियरली प्रूव्स दैट माई पॉइंट कि उसको सच में चाहिए वो, पर वो मानता नहीं है क्योंकि अपनी ईगो उसकी इतनी हाई है। बस सर्कमस्टेंसेस का खेल था, सर्कमस्टेंसेस अलग थी। अल्फ़ा मेल ने ज्ञान दिया, जंगल के बीच में बैठ करके 2-4 घंटा वेकेशन बनाई, घूम फिर के वापस अपने घर के स्टूडियो के अंदर आकर के रहने लगा। तो उसे अपने घर के अंदर भी अगर वो है तो उसे आइसोलेशन चाहिए, खुद का कमरा चाहिए, खुद का ये सब चाहिए। तो आइसोलेशन उसको, डिटैचमेंट और आइसोलेशन उसको दोनों वहीं चाहिए। घूम फिर के वापस अपने घर में ही आ गया ना। वो अलग बात है, गौतम बुद्ध पूरी लाइफ जंगल में रहते हैं। हर एक चीज़ के लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध से भी सीखने को बहुत कुछ है।
और उनके आगे तो बड़े बड़े बोल नहीं पाए थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों बेवकूफ़ हैं या दोनों गलत हैं। गौतम बुद्ध तो उस इन्वायरमेंट में सारी ज़िंदगी रहे, जगह जगह घूमते रहे, धर्म का प्रचार भी किया उन्होंने। अल्फ़ा मेल वहाँ रहा, थोड़ा बहुत वहाँ से ज्ञान लिया, इनिशियल स्टेज पे लिया और फिर वापस अपनी सिटी लाइफ में आकर के मर जो गया। इसके नाम पे तुम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे सूडो साइंस को एक्सपोज करो, तुम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करो, बहुत अच्छी बात है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम डॉक्टर हो या अल्फ़ा मेल हो, तुम कुछ भी हो। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि सारे रिलीजन ही बकवास है, रिलीजन ही कूड़ा है, जब तुम रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑलरेडी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे उसने वैसे ही कर दिया होगा, उसको वैसे अच्छे लगते होंगे ये सब चीज़ें। देखो अच्छी नहीं लगती हैं। वो आदमी कोई गली मोहल्ले का राजू या बिट्टू नहीं है जिसको कैंडी अच्छी लगती हो खरीदने लगेगा। उस आदमी का करोड़ों का बिजनेस है, वो आदमी करोड़पति है, उस पर बहुत पैसा है। तो उसको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उसको अप्लाई करने में या उसको कन्विंस करने के लिए साइकोलॉजिकली, हर चीज़ आपकी विल से होता है ना लाइफ में, बहुत मेहनत लगती है। एक आम आदमी को पहली अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर 10 में से 9 चीज़ें ऐसे करता है जो कभी नहीं करना चाहता, पर मजबूरी की वजह से वो कर रहा है। लेकिन अगर करोड़पति के मुंह से हाँ निकलवाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके मुंह से यस करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव आदमी है। उसका काम है जॉब देना, वो जॉब करता नहीं है, वो जॉब देता है, वो पैसा देता है एम्प्लॉयज़ को। तो उसको अगर कोई चीज़ करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करेगा। बिकॉज बिज़नेस बनाना, उसमें करोड़ों रुपए कमाना, भले वो लीगल हो या इलीगल हो, उसमें दिमाग बहुत लगता है। दिमाग तो लगता ही है। ऐसे नहीं होता है कि आप रात को उठे और सुबह आपने 2 दिन के अंदर आपने स्टार्टअप खोल लिया और 5वें दिन आप करोड़पति बन गए। मिस इन्फॉर्मेशन हो, सूडो साइंस हो, उसको तो धार्मिक लोग ही सबसे ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, और धार्मिक लोग खुद भी करते हैं। और अच्छी बात है कि ये सब करके फ्रॉड प्रथाएं बंद हो रही है इस देश में।